तो काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लिया। नाम आप सब जानते हैं, सम्राट चौधरी। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बहुत तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में लोगों के बीच होनी शुरू हो गई है, उनके व्यक्तित्व को लेके, उनके राजनीतिक सफ़र को लेके, ब्ला ब्ला। अब एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आज हम समझेंगे कि सम्राट चौधरी की ताजपोशी कैसे हुई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई और क्यों अच्छे अच्छे दिग्गज मुख्यमंत्री की इस रेस में पिछड़ गए। ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को एक आयातित राजनेता को सीएम बनाना पड़ा। क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने किसी मूल कार्यकर्ता को, आरएसएस बैकग्राउंड वाले किसी समर्पित कार्यकर्ता को बिहार का अपना पहला मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड और मैं हूं अमित रंजन। तो अब बात करें अगर बिहार के राजनीतिक गलियारे की, तो फिलहाल जो फैक्ट है वो ये है कि बीजेपी ने बहुत येन केन प्रकारेण तिकरम के साथ बिहार में अपना सीएम तो बना लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती आई है, शायद अब ये ना कह पाए। बहुत पहले से ये शायद लग जाना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ अ डिफरेंस वाला टैग लेके आगे बढ़ती है, अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है, तवज्जो देती है। लेकिन जब बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राजनेता पे भरोसा जताया जो पहले मूल रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रहे, फिर वहां से बगावत करके नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में आए, बीच में और भी इधर उधर हुए और फाइनली फिर महज 10 साल के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बिहार के प्रथम भाजपा मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया। एक से एक दिग्गज बिहार के इस रेस में पिछड़ गए और सम्राट चौधरी बाजी मार ले गए। कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो राजनेता आरएसएस वाली राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है उससे प्राथमिकता मिलती है। कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो समर्पित मूल कार्यकर्ता है उसे आगे बढ़ाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। चाहे वो बिहार का सीएम हो, चाहे वो असम का सीएम हो, मणिपुर का सीएम हो, तमाम ऐसे स्टेट हैं, लगभग आधे दर्जन ऐसे स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी से आए और खासकर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से आए लोगों को अपना सीएम फेस बनाया। और अभी भी वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री जहां जहां हैं उनमें से आधा दर्जन से ज्यादा जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस और आरजेडी के नेता रह चुके हैं। और ऐसा वैसा नेता नहीं, खांटी नेता रह चुके हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बीजेपी अब पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं रही? क्या बीजेपी का लक्ष्य अब किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है? कई लोग इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सत्ता होगी तभी कुछ होगा, अदरवाइज फिर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब ऐसा ही है तो फिर आप अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस मत बोलो, फिर आप परिवारवाद और ये सब मत बोलो, क्योंकि फिर तो लालू जी भी सही है, फिर तो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी सही है, राहुल गांधी भी सही है, पी चिदम्बरम भी अपने बेटे को आगे करते हैं तो सही है। और जब हाई कमान आधारित पॉलिटिक्स ही करना है तो फिर क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, जब परिवारवाद आधारित पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाना है तो फिर क्या सपा, क्या अकाली दल, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा। सत्ता हस्तांतरण से पहले बीजेपी और जदयू के अंदर भी अथक प्रयास किया गया कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्यूटी सीएम की शपथ दिलवाई जाए, लेकिन यह किसी कारण से हो नहीं सका। अब जो लोग लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद के लिए ताने देते हैं, जो लोग अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार को परिवारवाद के लिए ताना देते हैं, जो लोग राहुल गांधी को परिवारवाद की विरासत को आगे बढ़ाने का ताना देते हैं, उन्हें यह भी बताना होगा कि आखिर आप जबरदस्ती नीतीश कुमार के बेटे को क्यों खींचकर पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, जबकि वो खुद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिप्यूटी सीएम की शपथ लेने से इनकार कर दिया और इसके कारण से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, 2 जेडीयू के लीडर्स ने डिप्यूटी सीएम की शपथ ली। अब सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आए दिन इंटरव्यूज में उनकी भाषा, उनकी कार्यशैली, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर विवाद होता रहा है। पूर्व में भी जब वो पहली बार मंत्री बने थे तो कहा गया कि ये
बहुत कम उम्र में मंत्री बन गए और उम्र को लेके एक बहुत बड़ा बखेड़ा कई साल तक चलता रहा। और कहा जाता है कि आज भी आप जब आरटीआई करेंगे तो गोलमोल जवाब ही मिलता है, कोई स्पष्ट जवाब उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके ओरिजिनल नाम, इन चीज़ों को लेकर नहीं मिलता है। पिछले दिनों एक चैनल ने खुलेआम स्टेज पे उनसे पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। उन्होंने क्लियर ये नहीं बताया, उन्होंने कहा कि आप जाके ढूंढ लीजिए, कामराज यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम उन्होंने लिया कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है। कई लोग उनके शब्दावली पे भी टॉन्ट कर रहे हैं, खासकर जनसुराज वाले प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि हाफी डिफी बोलने वाले सीएम अब बिहार के लोगों को शिक्षित और समृद्ध करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एफिडेविट नहीं बोल सकता, दो चार और शब्द उन्होंने गिनाए, जो व्यक्ति ये दो चार शब्द नहीं बोल सकता वो राज्य कैसे चलाएगा। आरजेडी कह रही है कि लालू की पाठशाला से निकला व्यक्ति ही सीएम बना। आरजेडी ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए। शायद आरजेडी राबड़ी देवी का शपथ ग्रहण समारोह भूल गई। तो सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व को लेकर, उनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर, उनके नाम को लेकर, उनकी कार्यशैली, और कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने आखिर किसका दामन थाम रखा था कि लास्ट तक सीएम की कुर्सी की रेस में वही बने रहे और जीत भी गए। विजय सिन्हा भी सीएम की रेस में थे, लेकिन शायद उन्हें उनकी जाति के वजह से सीएम नहीं बनाया गया, जबकि विगत कुछ दिनों में भूमि सुधार के मंत्री होने के नाते बिहार में हर वर्ग के लोगों के अंदर जो उनकी प्रासंगिकता बनी थी, उनकी जो लोकप्रियता, उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था, उसको लेकर यह कहा जा रहा था, यह प्रबल संभावना जताई जा रही थी कि विजय सिन्हा भी सीएम पद के प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगड़ी जाति का होने की वजह से विजय सिन्हा सक्सीड नहीं कर पाए। बीजेपी को लेके ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी अगड़ी जाति को अपना टेकन एज ग्रांटेड, मतलब वो कंफर्म वाला वोट बैंक मानती है। वो ये सोचती है कि कुछ भी हो जाए अगड़ी जाति तो उनके पास ही लौट के आएगी, आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ। और बीजेपी ये भी चाह रही है कि नीतीश कुमार की विरासत को वो किसी न किसी रूप में अपने साथ जोड़े। तो बिहार में जाति आधारित पॉलिटिक्स होती है। हर व्यक्ति, हर राजनेता अंततः, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंततः जाति के आधार पर ही अपने जीवन में, अपने सामाजिक परिवेश में फैसले लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड चाणक्य या वॉटेवर आप कह लें, तो उन्हें भी अब ये इल्म हो गया है कि बिहार में उनकी सारी जो नीति और रणनीति है वो फेल हो जाती है और उन्हें भी बिहार आकर बिहारियों की तरह सोचना पड़ता है। जाति आधारित सोच को ही बढ़ावा देना पड़ता है। शायद इसीलिए सम्राट चौधरी इस रेस में जीत गए, क्योंकि कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, इस तरह का जो कम्युनिटी है उससे वो बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जो उनका वोट बैंक है वो ससम्मान उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लें, ताकि आजीवन वो इसके जरिए सत्ता में बने रहें। पॉलिटिकल एनालिस्ट यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मरणोपरांत ये बीजेपी वाले उनका खड़ाऊं कुर्सी पे रखकर ये दिखाएंगे कि उनके अंदर नीतीश कुमार को लेकर कितना सम्मान है, ताकि उनकी कम्युनिटी, उनसे रिलेटेड जो कार्य करता है वो बड़ा ही ईजिली बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। बतौर इंसान कहा जाए तो कई बार मैं भी मिला हूं, हमने मंच शेयर किया है, इंसान अच्छे हैं। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, जब आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसी व्यक्ति को एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, तो आपको पर्सनल लेवल से ऊपर उठकर राज्य हित, राजनीति और रणनीति और उसका जो फ्यूचरिस्टिक विजन है ये क्या है, ये भी मायने रखता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार जो राजधर्म का पालन करे, ईमानदारी से सत्ता चलाए, सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखे, सही मायने में राज सेवक वही होता है। नीतीश कुमार अनडाउटेबली बिहार के वन ऑफ द बेस्ट सीएम रहे। उन्होंने बिहार को जहां तक पहुंचाया शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी बिहार को उस ऊंचाई तक या नीतीश के अंदाज में ही आगे पैरेलल ले जाएंगे। क्या सम्राट चौधरी कुछ डिसिसिव मोड में आ पाएंगे या बिहार की सत्ता अब दिल्ली से चलेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक सीएम के अंदर फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए, ताकि वो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीज़ों को डेवलप कर सके, जो नीतीश कुमार में प्रचुर मात्रा में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी को सिर्फ भगवाधारी, महादेव, बुलडोजर बाबा, एनकाउंटर बाबा ऐसे तमगों से लपेट कर अगले 3-4 साल तक पेश किया जाएगा। नौकरी तो बिहारी युवा बाहर जाके कर ही लेता है। बिहार में भी समय समय पर जब चुनाव आते हैं तो वैकेंसीज आ ही जाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी बाबा के छद्म स्टाइल में सम्राट चौधरी को पेश किया जाएगा या सम्राट चौधरी अपनी अलग छवि बनाएंगे। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बिहार में जिस तरह के लोग हैं और जैसे जैसे नेता हैं विपक्ष में, उनको संभालने के लिए तो सम्राट चौधरी जैसा मुरेठाधारी ही चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी ने मुरेठा बहुत पहले खोल दिया था। उन्होंने संकल्प लिया था कि नीतीश को गद्दी से हटाएंगे। अब क्या पता अभी वो खुल के बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर बोल रहे होंगे कि भाई नीतीश को तो मैंने गद्दी से हटा दिया।
लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें नीतीश की भी सहमति थी और नीतीश ने बड़े ही चतुराई से ऐसी परिस्थितियों में बिहार की राजगद्दी सौंपी है कि आने वाले समय में इसका अंदाजा बीजेपी को होगा। आप सबों की क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार का हर व्यक्ति पॉलिटिकली बड़ा शार्प होता है। मुझे लगता है कि बिहार के लोग सबसे शार्प पॉलिटिकल एनालाइजर हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।